नमस्कार दोस्तों, अब हम पादप में सांस के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, इनमें अंतर करिए। पहला, सांस और दहन। दूसरा, ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र। तीसरा, ऑक्सीश्वसन तथा किण्वन। सांस और दहन। सांस कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं का कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होना सांस कहलाता है। यह एक जैविक क्रिया है। ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। इस क्रिया में ऊर्जा विभिन्न चरणों में निकलती है। दहन किसी जलने वाले पदार्थ की ऑक्सीकरण द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन कहते हैं। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऊर्जा ऊष्मा व प्रकाश के रूप में निकलती है। तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है। ऊर्जा एक साथ निकलती है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस अनॉक्सी जीवों में श्वसन की केवल यही प्रक्रिया है, परंतु यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है। यह 9 चरणों का रेखीय पथ है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होता है। श्वसन क्रियाधार ग्लूकोज होता है। इस क्रिया में 2 एटीपी अणुओं का उपयोग होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस के अंत में पाइरूवेट के 2 अणु बनते हैं, जबकि क्रेब्स साइकिल में इस प्रकार की क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है, इसलिए ऑक्सीकारी जीव इस प्रकार से श्वसन करते हैं। ये 8 चरणों का चक्रीय पथ है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें श्वसनी क्रियाधार एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। एटीपी का उपयोग नहीं होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। क्रेब्स चक्र के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होते हैं। ऑक्सीश्वसन और किण्वन। ऑक्सीश्वसन में इस प्रकार की श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है। यह क्रिया जीवित कोशिकाओं में होती है। शर्करा के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया में बहुत से एंजाइम उपयोग होते हैं, जबकि किण्वन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इसमें सूक्ष्म जीव के आधार पर विभिन्न कार्बनिक अम्ल या अल्कोहल बनता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण से 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया में कुछ एंजाइम का उपयोग होता है। दूसरा प्रश्न, श्वसनीय क्रियाधार क्या है? सर्वाधिक साधारण क्रियाधार का नाम बताइए। वे कार्बनिक पदार्थ जो एनाबॉलिक विधि से संश्लेषित होते हैं तथा संचित भोजन के रूप में संग्रह किए जाए और ऊर्जा विमोचन के लिए उसका विघटन हो, उन्हें श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। सर्वाधिक साधारण क्रियाधार ग्लूकोज है। तीसरा प्रश्न, ग्लाइकोलिसिस को विस्तार में बताइए। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। यह ऑक्सीजन का उपप्रयोग नहीं होता, इसलिए ऑक्सीश्वसन तथा अनॉक्सीश्वसन दोनों स्थितियों में होता है। इस क्रिया के अंत में ग्लूकोज का एक अणु से पाइरूवेट के 2 अणु बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 4 अणु बनते हैं। 2 एटीपी अणु खर्च होते हैं, अतः 2 एटीपी का लाभ होता है। इन अभिक्रियाओं में मुक्त 2H+ आयन्स हाइड्रोजन ग्राही Na से अनुबंधित होकर NADH2 बनाते हैं। यह क्रियाएं विभिन्न चरणों में पूर्ण होती हैं। ग्लाइकोलिसिस से कुल 8 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। चौथा प्रश्न, शुद्ध एटीपी के अणुओं की प्राप्ति की गणना के दौरान आप क्या कल्पनाएं करते हैं? शुद्ध एटीपी के अणु की प्राप्ति की गणना की कल्पनाएं। यह एक सुव्यवस्थित में क्रमिक मार्ग है। क्रिया ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की एक के बाद एक आती है। Na का माइटोकॉन्ड्रिया में फॉस्फोरिलीकरण होता है। श्वसन मार्ग के कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण के उपयोग में नहीं आते। श्वसन में केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है। सभी मार्ग के कार्य एक ही समय है। क्रियाधार अंदर बाहर आए जाते रहते हैं। एटीपी का उपयोग आवश्यकता अनुसार होता है। एंजाइम की क्रिया के दर विभिन्न कारकों में निर्भर करती है। अंत में ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसनीय पथ एक एम्फीबोलिक पथ होता है। इसकी चर्चा करें।
श्वसनीय पथ एक एम्फीबोलिक पथ लगभग सभी श्वसन क्रियाओं में ग्लूकोज क्रियाधार है। इसे सेल्यूलर फ्यूल भी कहते हैं। सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट श्वसन क्रिया में प्रयोग होने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित किए जाते हैं। अंत में ग्लूकोज एटीपी के उत्पादन के साथ ऐसे उत्पाद निर्माण कार्य है जो जीव के लिए आवश्यक हो। वसा ग्लिसरॉल में विघटित होकर फिर वसीय अम्ल में विघटित होती है। वसीय अम्ल कोएंजाइम ए बनकर श्वसन मार्ग में प्रवेश करता है। प्रोटीन विघटित होकर अमीनो एसिड बनाते हैं। अमीनो एसिड अमाइंस अलग होकर क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करते हैं। अतः वसा के संश्लेषण तथा विखंडन के दौरान भी श्वासनीय मार्ग का उपयोग होता है। इस पथ में चय उपचय दोनों क्रियाएं होती है, इसलिए इसे एम्फीबोलिक पथ कहा जाता है। और इसी तरह हमारे सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।